हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और अब मैं बताऊंगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप सारी वीडियोस देखना। अगर स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बीच में लाइन इधर उधर हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा कि पेपर में लिखना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एग्रीगेट डिमांड था, एग्रीगेट डिमांड, इसका फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। अब एग्रीगेट डिमांड में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज सी। मोस्ट पीपल as well as the society as a whole spend major part of income on consumption। आपको पता है हम इनकम्स क्यों कमाते हैं? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है। तो ज्यादातर पीपल जो है, ज्यादातर क्या, तकरीबन हर एक इंसान जब भी इनकम कमाता है या काम करता है तो उसे कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड करता है, चाहे वो ज्यादा परसेंट में करे चाहे वो कम परसेंट में करे। In general, consumption function or propensity to consume shows the relationship between desired spending or expenditure by the households and the factors that determine it। तो सिंपल वर्ड्स में सॉरी, सिंपल वर्ड्स में अगर हमें कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिफाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं ये एक रिलेशनशिप है। किसके बीच में? कंजम्पशन के बीच में, कि हाउस होल्ड कितना स्पेंड करते हैं, और फैक्टर इफेक्टिंग क्या है कंजम्पशन के ऊपर। ज्यादातर हम इसको इनकम लेके चलते हैं। समझिए बात, ऐसे तो कई फैक्टर्स हैं मगर इनकम वन ऑफ द मेन फैक्टर है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है वो आगे बताता हूँ आपको। द अमाउंट दैट पीपल डिजायर टू spend on consumption depends upon large number of factors such as income। क्योंकि इनकम ज्यादा है तो डिमांड तो ज्यादा होएगी ना। समझ की बात? या इनकम ज्यादा है तो कंजम्पशन पे तो फर्क पड़ेगा ही। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो क्या पता आप एफडी करवा लो, फिक्स डिपॉजिट बैंक में करा लो और आपकी कंजम्पशन कम हो जाए, अगर आप कंजूस हो तो। अगर आप कंजूस नहीं हो, खुले दिल के खर्चते हो, आपको लगेगा फ्यूचर में तो और इनकम आ जाएगी, आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेके अपनी कंजम्पशन और बढ़ा लोगे, कार ले लोगे, फोन ले लोगे। समझ गए बात? वेल्थ, वेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी कंजम्पशन। लिक्विड एसेट्स कितना है, कैश कितना है, या फिर सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह कितने हैं, लिक्विडिटी क्या आपके एसेट्स की, वो भी डिपेंड करती है आपकी कंजम्पशन कितनी होगी, मतलब असर डालती है। एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर इनकम। अगर आपको लगता है फ्यूचर में मेरी इनकम बढ़ेगी, आप लोन लेके अभी कंजम्पशन बढ़ा सकते हो, कार वगैरह ले सकते हो। स्टॉक ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। आपके पास अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कितने पड़े हैं? कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी उम्र तकरीबन 1 साल से ज्यादा। अगर आपके पास पहले से कार कूर आईफोन ये वो सब कुछ है, जैसे अमीर लोग हैं उनके पास ये फैसिलिटीज पहले से है, तो जो भी उनको इनकम आती है वो ज्यादातर सेव हो जाती है। मगर अगर कोई गरीब अपनी गरीबी से निकल के अमीरी की तरफ जा रहा है तो उसको तो ये सारी चीजें चाहिए, तो उसकी ज्यादातर इनकम इन्हीं शोशेबाजियों पे उड़ जाती है। समझ गई बात? तो कंज्यूमर क्रेडिट कितना मिलता है, उस पर भी हमारी जो है डिमांड या कंजम्पशन असरदार होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, के इनइक्वालिटी ज्यादा या कम है, उस पर भी कंजम्पशन असरदार होती है। ठीक है, हाउएवर इनकम इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मगर इन सारे फैक्टर्स में से जो इनकम है वो एक मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेजर डिटर्मिनेंट है जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को असर डालता है। Keynesian theory of consumption function shows the functional relationship between the desired consumption expenditure and income। जो केन्स है, जेएम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, उन्होंने भी ये जो पूरी की पूरी थ्योरी दी, उनमें उन्होंने बताया कि उनकी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो डिपेंड करती है इनकम के ऊपर। समझ की बात? तो इनकम एक मेजर डिटर्मिनेंट है। Thus, the relationship between consumption and income is called consumption function। तो consumption और income के बीच में ये जो relationship है उसे consumption function कहा जाता है। Propensity to consume shows the relationship between different levels of income and consumption। दूसरी तरफ जो propensity to consume है वो कहता है कि अलग अलग levels of income पे अलग अलग levels of consumption क्या होंगे। समझ गई बात? दोनों थोड़े से डिफरेंट मीनिंग में आते हैं। समझ गए? टू एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इकोनॉमिस्ट यूज टू टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, नेमली एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको एपीसी कहा जाता है, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कंजम्पशन फंक्शन को और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए, या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें करने पड़ेंगे, जो कि मैंने नीचे किए हुए हैं। तो सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको एपीसी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है।
द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ इनकम डिवोटेड टू कंजम्पशन। आप अपनी तनख्वाह में से कितना प्रपोर्शन, कितना परसेंट खर्च करते हैं, उसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। ये क्या होती है? टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम की रेशियो होती है। दस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। तो हमारी सोसाइटी में पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो कि पूरी टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच में जो आपस में रिलेशनशिप है, उसको भी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से डिफाइन किया जाता है कई बुक्स के अंदर। तो सिंपल वर्ड्स में क्या है कि सॉरी, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में टोटल कंजम्पशन कितने परसेंट होती है उसकी टोटल इनकम के, दैट इज कॉल्ड एपीसी। वेयर अब फॉर्मूला दिया है, एपीसी इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी इज द टोटल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो, टोटल कंजम्पशन भी कह सकते हो, एंड जो वाई दिया हुआ है नीचे उसे हम कहते हैं इनकम। अब इसको टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। सॉरी, मैंने एक तरफ इनकम लिखा है, दूसरी तरफ कंजम्पशन, और थर्ड जो है कॉलम, वो अगर ऐसे कर लोगे तो कॉलम बन जाएगा, ठीक है। उसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या, अगर मान लो इनकम है 1000 तो कंजम्पशन है मान लो 900, तो 900 डिवाइडेड बाय, अगर आप 1000 करेंगे तो 900 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आपके सामने 0.9 आ जाएगा। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी 90%। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, 1100 हो जाती है, तो आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उस रेट से नहीं बढ़ेगी। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.89। तो इट इज क्लियर कि जैसे जैसे इकोनॉमी में इनकम लेवल्स बढ़ते रहते हैं, कंजम्पशन उस लेवल से नहीं बढ़ते, तो और इनकम के बढ़ने से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिरती है। समझ की बात? ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं इसको थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाता हूँ। तो वाई एक्सिस पे मैंने कंजम्पशन दिया है और एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम दिया हुआ है। ये कंजम्पशन कर्व है और ये इनकम कर्व है। जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम इंटरसेक्ट होते हैं आपस में, उस पॉइंट को मैंने G0 लिया हुआ है और इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि मैंने आगे इसको एक्सप्लेन कैसे किया हुआ है। द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एट एनी गिवन लेवल ऑफ इनकम इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब कंजम्पशन, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल, समझ की बात, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज इनकम एट एट एनी पॉइंट लिखना था, ठीक है, एट एनी पॉइंट, POINT पॉइंट इन द कंजम्पशन का, ठीक है। तो कभी कभी स्पीड में लिख रहा होता हूँ और मतलब हो जाता है ऐसे, इसलिए हमेशा मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप हमेशा एक बार करके पेपर को रिवाइज कीजिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये एपीसी कैसे निकाला है, एपीसी एट y0 मतलब इस लेवल ऑफ इनकम पे एपीसी क्या है, कंजम्पशन कितनी है G0 y0 डिवाइडेड बाय इनकम कितनी है OY0, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिल जाएगा। सेकेंडली, अगर हमने एपीसी या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है Y1 पे, Y1 लेवल ऑफ इनकम, तो यहाँ पे कंजम्पशन कितनी होगी G1 Y1 डिवाइडेड बाय इनकम कितनी होगी OY1, समझ की बात। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस तरीके से निकल सकता है। मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ टेबल भी बता दिया और डायग्राम भी बता दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको एमपीसी कहा जाता है। तो ये क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये तो पता है जब भी आपकी इनकम में चेंज आएगा तो कंजम्पशन में तो चेंज आएगा, तो इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आता है उसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? इट इज द रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड करके आएगा किसको, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, समझ की बात। तो आपको अगर याद रखना है तो सिंपल सी बात है, ये जो एपीसी का फॉर्मूला है, एवरेज का जो फॉर्मूला है वो C/Y है, जो मार्जिनल का फॉर्मूला है उसमें चाहे माइक्रो चाहे मैक्रो, मार्जिनल में चेंज तो लग ही जाता है, समझ की बात। वेयर डेल्टा सी, ये जो ट्राइंगल है इसे डेल्टा कहते हैं, डेल्टा सी रेफर्स टू चेंज इन टोटल कंजम्पशन एंड डेल्टा वाई रेफर्स टू चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, इसका फॉर्मूला बन गया, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन जूम आउट, ठीक है। तो अब मान लो इनकम, कंजम्पशन और एमपीसी मैंने थर्ड कॉलम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। मान लो इनकम है 100, कंजम्पशन है 90, तो फर्स्ट की एमपीसी नहीं निकलेगी क्योंकि इससे पहली कंजम्पशन और इससे पहली इनकम हमें पता ही नहीं। अब इनकम बढ़ गई 1100,
कंजम्पशन कितनी होगी 980, तो चेंज कितना है यहाँ पे 80 का, तो मैंने चेंज इन कंजम्पशन लिख लिया 80, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ऊपर जैसा कि आपको बताया चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज कितना है यहाँ पे 100 का डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या हो गया 0.8। समझ की बात, इस तरीके से निकलता है। अब डायग्रामेटिकली किस तरीके से निकलता है वो भी समझाऊंगा। एक्स एक्सिस पे आपने दे दिया इनकम, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन, वही सेम टू सेम डायग्राम है। ये हो गया इनकम कर्व और ये होगी कंजम्पशन कर्व। ये कंजम्पशन को मैंने ए प्लस बी वाई क्यों लिखा है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और जी हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ फिगर की एक्सप्लेनेशन पे। द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व मतलब सी कर्व इंडिकेट्स, मैं यहाँ सी के बाद डैश लगा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। द स्लोप ऑफ, अच्छे तरीके से लिख देता हूँ इसको, द स्लोप ऑफ सी कर्व, सी मतलब कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व की ये जो स्लोप है ये हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिखाती है। कैसे? एज शोन इन द गिवन फिगर, इफ इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम OY1 to OY2 and correspondingly consumption increases from KY1 to LY2। जैसे मान लो इनकम जो है OY1 से OY2 तक चलेगी, तो जो हमारी कंजम्पशन है KY1 वो वहां से बढ़ के LY2 हो गई, ठीक है। इसको दिखाने के लिए हमने एमपीसी का इस्तेमाल किया। तो एमपीसी क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। अब ध्यान से देखो कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। यहाँ पे अगर हम देखें पहले कंजम्पशन हम इतनी कर रहे थे, अब कंजम्पशन हम इतनी कर रहे हैं, तो चेंज कितना है? चेंज तो इतना ही आया ना, जहां मैंने लिखा हुआ है डेल्टा सी, तो चेंज कितना आया? LL1। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला चेंज आया LL1, ठीक है। डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज क्या आया? पहले इनकम इतनी थी, ठीक है, अब इनकम कितनी हो गई है? अब इनकम इतनी हो गई है, तो इनकम में तो चेंज इतना ही आया ना, तो हमने लिख लिया डिवाइडेड बाय YY1, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि LL1 ऊपर तो सेम ही लिखा, और ये जो YY1 है ये KL1 के बराबर भी तो है ना, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट तो बराबर ही है ना, तो मैंने इसको लिख दिया डिवाइडेड बाय KL1। तो बेसिकली अगर आप किसी भी इकोनॉमिक्स में अगर आप चलो और आप स्लोप को मेजर करो, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में क्या है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाई एक्सिस में कंजम्पशन है तो ये होगी चेंज इन कंजम्पशन, एक्स एक्सिस पे इनकम है तो चेंज इन इनकम। तो इसीलिए जो एमपीसी होती है उसको स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। There are two basic properties of Keynesian consumption function और propensity to consume। इसकी जो consumption function या propensity to consume है, इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज हैं जो समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट, the first property of consumption function is that there is a direct relationship between income and the desired or planned consumption expenditure, that is the level of consumption increases with the increase in income। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि कंजम्पशन और इनकम पे बहुत गहरा ताल्लुक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगी। समझ की बात? कंट्रीज विद हायर इनकम्स टिपिकली हैव हायर लेवल्स ऑफ कंजम्पशन। जिस कंट्री में जो इनकम लेवल्स हाई रहते हैं उनकी कंजम्पशन लेवल्स भी काफी हाई रहती हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा अंग्रेज को 2 रुपया कमाते हैं 2 का 2 ही उड़ा देते हैं, क्योंकि इनकम ज्यादा, कंजम्पशन लेवल बहुत ज्यादा होती है। हर एक के पास आईफोन, हर एक के पास फैसिलिटी। समझ की बात? तो हम ये भी कह सकते हैं दस कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। मतलब कंजम्पशन बाकी सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है जैसा कि मैंने पहले बताया था, मगर इनकम पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? द सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस consumption expenditure also increases, but a somewhat smaller amount than increase in income, because a part of increased income will be devoted to savings as well। सिंपल वर्ड्स में ये प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी इनकम में चेंज होगा तो कंजम्पशन में भी चेंज होगा और सेविंग में भी चेंज होगा। मतलब इनकम बढ़ेगी मगर सारी की सारी इनकम कंजम्पशन पे तो नहीं ना उड़ा सकते आप। कंजम्पशन भी बढ़ेगी मगर कम बढ़ेगी। वो पार्ट जो इनकम का कंजम्पशन पे खर्च नहीं हुआ वो सेविंग कर लोगे आप। और जब भी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है और सेविंग भी बढ़ती है। इनडायरेक्टली ये कहा गया है, ठीक है। In other words, increase in income will be divided between consumption spending and savings। तो जो भी इनकम में इंक्रीज या चेंज आया तो कंजम्पशन में भी इंक्रीज आएगा और सेविंग्स में भी इंक्रीज आएगा। वी कैन एक्सप्रेस दिस प्रोपोजिशन इन टर्म्स ऑफ एमपीसी। इसको हम एमपीसी की टर्म्स में डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? टू द एक्सटेंट दैट कंजम्पशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। अगर हम कहें कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन इंक्रीज तो होती है मगर उतनी नहीं होती जितनी इनकम बढ़ी है, ठीक है। अगर 10,000 पे मान लो 5 फुलके खा रहे हो, 5 रोटियां खा रहे हो, तो 20,000 पे मतलब डबल तो नहीं ना कर दोगे। समझ की बात? तो एमपीसी की वैल्यू जो है वो
जीरो से हमेशा ज्यादा रहती है। एमपीसी जीरो से ज्यादा रहना मतलब जब भी आपकी इनकम में चेंज आएगा तो आप कंजम्पशन में कुछ ना कुछ तो चेंज करोगे। अगर आपकी इनकम में चेंज आया और वही कंजम्पशन में चेंज आया तो मतलब इन चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ये क्या है, एमपीसी का फॉर्मूला। अगर दोनों में बराबर चेंज आया तो आंसर तो वन आ जाएगा। ऐसा कभी देखा है कि इनकम हल्की सी बढ़ी, कंजम्पशन उससे भी ज्यादा बढ़ गई? ठीक है, केन्स का ये मानना था कि इसकी वैल्यू जीरो और वन के बीच में रहती है। जीरो का मतलब ये होता है कि अगर इनकम में चेंज आए तो कंजम्पशन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। समझ गए बात? कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा। एंड टू द एक्सटेंट दैट increase in income spending is less than increase in income, MPC will be less than 1। तो वही कहा गया है कि MPC की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी और वन से कम होगी। इन अदर वर्ड्स MPC रेंजेस बिटवीन जीरो टू वन, जीरो और वन के बीच में आएगी। अब जो मैंने ऊपर बताया था आपको फॉर्मूला, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। एल्जेब्रिकली the general equation for a linear consumption function is expressed as c is equals to a plus by। तो ये जो a है, सबसे पहले c क्या है? C is the aggregate consumption expenditure। Y जो है that is income, Y represents income। ये जो A है ये क्या होता है? Intercept, that represents a positive constant equal to minimum level of consumption which must be incurred even at zero level of income। अब मैं आपको इसका एक डायग्राम सा बना के दिखाता हूँ। मान लो ये कंजम्पशन कर्व है, यहाँ पे मैंने कंजम्पशन लिया, यहाँ पे इनकम, ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये जो लाइन है ना, इसको ए कहते हैं। ए क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन के कितनी ऊपर से कंजम्पशन कर्व शुरू होगी। इसका मतलब ये है कि जब इनकम जीरो है तब भी आप कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन कर रहे हो ना, तो दैट इज कॉल्ड ए। कई बुक्स में इसको ऐसा भी लिखा गया है, सी बार प्लस बी वाई। तो कई बुक्स में इस चीज को सी बार भी कहा गया है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बी डिनोट्स कांस्टेंट एमपीसी। ये जो बी है यहाँ पे, ये वाला बी, ये क्या है? इसकी स्लोप। बी क्या है? स्लोप, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एमपीसी। तो इसमें ये जो बी है उसको एमपीसी भी कहा जाता है। समझ गए बात? तो आप कंफ्यूज मत होना। दैट इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन। हेयर first part of the consumption function, that is A, is called autonomous consumption। ये जो A है इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जिसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है। इनकम जीरो होगी या कोई भी होगी, इतना कंजम्पशन तो आपको करनी ही करनी है। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन इज बी वाई। ये वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट। तो ये जो बी वाई पार्ट है ये वो पार्ट है जिसको इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहा जाता है। इंड्यूस्ड कंजम्पशन मतलब कि वो कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंड करती है। तो ये जो सारी कंजम्पशन है ये इनकम पे डिपेंड करती है, क्योंकि इनकम के चेंज होने से ये चेंज हो रही है। ठीक है, दैट इज इट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन भी आ जाती है जिसको ए कहा गया है और सी बार भी कहा जाता है, और बी वाई वो कंजम्पशन है जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन होती है, जो इनकम पे डिपेंड करती है। तो आई होप ये सारा का सारा अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपको समझ आ गया होगा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। अगर आपको विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम और थोड़ा सा और शॉर्ट में चाहिए तो मुझे आप मैसेज करना। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।